कल हमने डेटा टाइप्स पढ़ लिए थे सारे के सारे, लूप्स पढ़ लिए यस थे, सर। यस सर। ठीक है ना। आज हम जंप स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो लूप में होती हैं। तो पीएचपी में जो जंप स्टेटमेंट है उसके बारे में बता देता हूँ। पीएचपी में 3 तरह की जंप स्टेटमेंट है। पहली है कंटिन्यू, तो सॉरी ब्रेक है, तो कंटिन्यू भी, पर ब्रेक सीखेंगे हम सबसे पहले। ब्रेक, सेकंड वन इज कंटिन्यू, एंड थर्ड वन इज गो टू। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में मैं बताता हूँ। वो क्या करती है कि आपके लूप को या कंट्रोल को ब्रेक कर देगी, कंट्रोल स्टेटमेंट को, और आपको आपके कंट्रोल को बाहर कर देगी, ठीक है ना, कोड ब्लॉक्स के। कैसे वर्क करती है, जैसे कि मैं एक बार बता देता हूँ और चीज बता देता हूँ थोड़ा सा, कि तुम्हारे पास जैसे ये इधर ये नहीं होता, और तुम्हारे पास क्या होता, इस तरीके से पैरेंथेसिस होते, काफी सारे लूप्स मतलब। और मैं चाहता हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे जो हमारा कंट्रोल है वो इस कोड ब्लॉक्स के बाहर आ जाए और बाहर का कोड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं, मतलब इसे इग्नोर करना शुरू करते हैं। तो वहीं पर हम कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में बता देता हूँ। जो ब्रेक स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूशन रोक देती है लूप का तुरंत के तुरंत ही, और क्या करती है, लूप के कंट्रोल को बाहर कर देती है। कैसे करती है इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, व्हाइल लूप का एक एग्जांपल देखते हैं। $i इक्वल्स टू 0 while $i is less than 10। जब ये लेस देन होगा, तो सॉरी, while i is greater than 0, 0 यहाँ पर पास कर देते हैं और यहाँ पर 10 दे देते हैं। जब तक i 0 से बड़ा रहेगा तब तक लूप चलता रहेगा। अब हम इसे रिवर्स कंडीशन में चलाएंगे। $i माइनस माइनस एको कर देते हैं $i को, और इसके साथ कॉन्केटेनेशन कर देते हैं ब्रेक का। हम दे देते हैं कि जब इफ जो $i है वो क्या हो जाए 5, तो स्टेटमेंट ब्रेक हो जाए। ब्रेक हो जाए। यस सर। ठीक है, ये कर देते हैं। यस सर। अभी सेव करते हैं और इसे रन करवाते हैं। तो यहाँ पर देखो 5 के आते ही वो स्टेटमेंट ब्रेक हो गई और आगे वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई। यस सर। समझ में आया? तो इस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम लूप की बॉडी से बाहर आ जाते हैं तुरंत की तुरंत ही, और जो हमारे बाकी के इटरेशंस होती हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं। मैं एक और Yes. एग्जांपल बताता हूँ फॉर ईच लूप यस के सर। थ्रू। जैसे मैंने लैंग्वेज नाम से एक एरे लिया और उसमें दिया HTML, CSS, JS एंड PHP, ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब हम फॉर ईच लूप लगाते हैं। फॉर ईच लूप में हम की को लैंग्वेज लेते हैं एज $वैल्यू में उसकी वैल्यू स्टोर करवा देते हैं। क्या कह रहे थे तुम? हाँ तो की कह रहा था, की हाँ वाला। की। अब हम चाहेंगे कि जैसे ही जावास्क्रिप्ट आए, इफ $वैल्यू, जो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या, जैसे ही JS हो तो लूप की बॉडी क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। और प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाने के लिए हम एको करवा देंगे, और एको में $लैंग्वेज, सॉरी $लैंग्वेज नहीं, वैल्यू में स्टोर हो रही है सारी चीजें, इसके साथ ब्रेक लगा देंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। चलो अब इसे सेव करते हैं और इसे रन करवाते हैं। तो देखो HTML CSS आया, जैसी वैल्यू JS हुई लूप ब्रेक हो।
तो इस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट काम करते, तुम्हें समझ में आया होगा। अब यस आती है सर। हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, लूप के जो इटरेशन होती है हम चाहते हैं कि किसी पे स्किप हो जाए, ठीक है, यस क्या सर। हो जाए, स्किप। कल मैंने स्विच स्टेटमेंट बता दिया था। यस सर, बता यस अच्छा ठीक है। देखो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, जैसे हम यहाँ पर क्या करते दिया, हैं कि केस बता दिया था सर। स्विच केस बता दिया था। अच्छा, हम देखो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है कि कंट्रोल को ब्रेक कर देती है, और स्विच कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी कि तुम्हारा ये जो लूप चल रहा है इसमें जो पर्टिकुलर कंडीशन अगर मैच हो जाती है और हमने ब्रेक की जगह कंटिन्यू दे दी, तो वही कंडीशन स्किप हो जाएगी, रिमेनिंग कंडीशंस आपकी या रिमेनिंग कोड एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। जैसे मैंने दे दिया कंटिन्यू, सेव करते हैं, इसे रन करवाते हैं, तो देखो जेएस को छोड़ करके पीएचपी भी एग्जीक्यूट हो रहा है। समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं फॉर लूप के थ्रू। मैंने यहां पर दे दिया फॉर डॉलर आई इज इक्वल टू जीरो, डॉलर आई इज इक्वल टू जीरो, डॉलर आई इज लेस देन 5 एंड डॉलर आई प्लस, ये कर दिया मैंने। अब हम चाहते हैं कि जब इफ हमारे पास ये जो आई है, ठीक है ना, वो जैसे ही टू हो, हमारी स्टेटमेंट कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब स्किप कर दे इस कंडीशन को, बाकी की रिमेनिंग हमें इटरेशंस को प्रिंट करवाना। अभी चेक करते हैं क्या आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड मैंने कहाँ एरर दिया है, ओके डॉलर नहीं लगाया था मैंने। ये देखो 0 1 2 3 2 वाला जो हमारा इटरेशन था वो यहाँ पर स्किप कर दिया, ठीक है ना, कंटिन्यू स्टेटमेंट के थ्रू। तो समझ में आया। सर एक और यस सर। एग्जांपल, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं अभी, वही वाला जो फॉर ईच के लिए लिया था हमने। फॉर ईच लूप ले लिया हमने, इसमें दे देते हैं डॉलर, जो हमारा लैंग्वेज नाम से वेरिएबल है वो, और एज एज डॉलर वैल्यू, और यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट पास करेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ डॉलर वैल्यू इज इक्वल्स टू कितनी हो जाए, कौन सी वैल्यू ले लें, कोई भी ले लें, हम दे देते हैं डॉलर वैल्यू इज इक्वल्स टू पाइथन। जब ये हो जाए तो हमारी स्टेटमेंट कंटिन्यू। स्किप हो जाएगी, कंटिन्यू। एंड और क्या करना है, हमें एको करवा करके प्रिंट करवा देते हैं डॉलर वैल्यू, सेव करते हैं, इसे रन करवाते हैं। ये देखो जेएस पीएचपी जावा, जेएस पीएचपी और जावा, पाइथन जो है वो स्किप होगा। तो समझ में आया कंटिन्यू और यस सर। ब्रेक किस तरीके से वर्क करते हैं। अब हमारे पास आता है गोटो कीवर्ड। गोटो कीवर्ड क्या होता है, हमें किसी एरिया में पहुंचना है, लूप के किसी हिस्से को एक्सेस करना है, या फिर किसी पॉइंट पे एक्सेस, पॉइंट को मतलब जैसे मेरे प्रोग्रामिंग में कहीं पर भी मेरे को पहुंचना है, तो गो टू कीवर्ड की मदद से मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। जैसे मान लो, जैसे लेवल था ना, लेवल था उसमें जावास्क्रिप्ट में कुछ लेवल तरीके का था, उसी तरीके यस। से है, ठीक है। बस इसके मदद से हम किसी दूसरे सेक्शन में प्रोग्राम के पहुंच जाते हैं, ठीक है। मैं यस एक सर। गो टू ले लेता हूँ, गो टू ए, और इसके आगे सेमी कॉलन लगाते हैं,
मैं को कराता हूँ। हेलो, हेलो पीएचपी, ठीक है। और ए यहां पर लिख देता हूँ, इस सेक्शन पे पहुंच रहा था मुझे। एको हेलो पाइथन, सेव करते हैं। लेकिन एग्जीक्यूशन में क्या आएगा, तुम्हारे पास हेलो पाइथन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पीएचपी के इंटरप्रेटर ने जब स्टेटमेंट पढ़ना शुरू किया तो यहां पर उसने क्या देखा, गो टू ए, और उसने अपने पूरे कोड में ए को ढूंढने लग गया। वो ए उसे जहां पर मिला उसके नीचे वाली स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना स्टार्ट नहीं होगी। समझ में आया? इस यस तरीके सर। से हम यस सर। किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं लूप का, कि लूप में से कैसे लगाते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं फॉर लूप ले लेता हूँ। फॉर डॉलर आई इज इक्वल टू 0, डॉलर आई इज लेस देन 5 एंड डॉलर आई प्लस प्लस। मैं चाहता हूँ कि इफ डॉलर आई इज इक्वल टू 2 जैसे ही हो, ठीक है ना, वो एक हिस्से पे पहुंच जाए। गो टू, मैं यहाँ पर दे देता हूँ ए, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एको कर देते हैं। एको डॉलर आई डॉट, एक ब्रेक दे देते हैं, सेमीकोलन, एंड ए जो है उसे मैं लूप के बाहर एक्सेस कर लेता हूँ यहाँ पर। समझ में आया? अभी चेक करते हैं। रन करवाया, तुमने देखा 0 और 1 आया। अब मैं ए के नीचे लिख दूंगा एको लूप एंड्स एंड कंट्रोल एस्केप आउट। समझ में आया? अब रन करवाते हैं यस इसे। सर। देखो, लूप एंड्स एंड कंट्रोल एस्केप आउट। तो क्या हुआ कि आई की वैल्यू जैसे 2 हुई, फिर क्या हुआ, कंट्रोल ने देखा गो टू ए लिखा हुआ इधर, तो उसने यस कोड सर। में ए को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। ए उसे यहां पर मिला और इसके नीचे का कोड तब उसने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम गो टू स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं पीएचपी। समझ में आया? इसमें कोई ओके डाउट? सर। यस सर। सर यस अब सर। देखो, मैं एरेज के बारे में कल बता रहा था, पर एरेज में क्या है कि थोड़ा सा टॉपिक ज्यादा है एरेज का, क्योंकि क्या है कि हम फॉर्म्स वगैरह में एरे को यूज करेंगे कि फॉर्म में से वैल्यू कैसे उठाते हैं। तो एरे को तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। एरे के बारे में ये तो पता है कि कलेक्शन ऑफ अदर वेरिएबल, अदर अलग अलग तरीके की डिफरेंट डिफरेंट डिसिमिलर वैल्यूज इज नोन एज एरे इन पीएचपी। यस सर। सी में और जावा यस में सर। मैं नहीं जानता, उसमें टाइप चेकिंग होती है, इस वजह से क्या होता है कि एरे में आप एक ही तरीके की वैल्यू स्टोर करवा सकते हो, लेकिन पीएचपी जावास्क्रिप्ट और पाइथन में आप अलग अलग तरीके की वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हो। वैसे पाइथन में एरेज नहीं होता, लिस्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अलग अलग तरीके की वैल्यूज स्टोर करवा सकते हो, अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज स्टोर करवा सकते हो, ठीक है ना। एरे को हमेशा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स के अंडर में रखा जाता है, क्योंकि ये एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकता है। जितने भी एरे होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं, यानी कि हर एक एरे के एलिमेंट का कोई ना कोई इंडेक्स होता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है। समझ में आया? यस यस सर। सर। अब हम एरे, तुम्हें ये तो पता है कि एरे को मैंने किस तरीके से बनाया था। एक इंडेक्स था, एक एसोसिएटिव था, ठीक है। इंडेक्स पता एरे है था, सर। इंडेक्स एरे था, एसोसिएटिव एरे था, और मल्टी डायमेंशनल एरे था। ये बताए थे एरे मैंने, यस सर। है ना। पर मैंने अब तक तो मैं ये नहीं बताता कि हम इंडेक्स को कैसे एक्सेस करते हैं। यहाँ पर जैसे मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा काम कर लेते हैं एरे के ऊपर भी। एरे इज इक्वल्स टू जेएस पाइथन पीएचपी जावा। अब मुझे एक्सेस करना है पीएचपी को, तो मैं कैसे करूंगा, एको डॉलर एरे एंड एंड 0, इसका इंडेक्स कौन टू। सा है, 0 1 2, टू। 2 इंडेक्स है, इसको 2 दे देंगे। सेव करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास पीएचपी आ गया। तो क्लियर है। अगर मुझे पूरे के पूरे लूप को प्रिंट करवाना तो प्रिंट आर लगता था फंक्शन, प्रिंट आर, यस सर। और इसमें हम डॉलर एरे पास कर देते हैं। सेव किया, रन किया, देखो पूरा एरे आ गया। तो ये तो क्लियर होगा तुम लोगों को।
अब जैसे मान लो कि मेरे को क्या करना है, कोई वैल्यू स्टोर करवानी है। कैसे स्टोर करवानी है, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक एरे ले लिया एम्प्टी। ठीक है, अब इसे प्रिंट करवा करके देखते हैं। एक काम करते हैं, इस तरीके से नहीं लेते, हम ले लेते हैं इस तरीके से, और इसमें कुछ वैल्यू दे देते हैं, हेलो PHP। अब प्रिंट करवा करके देखते हैं अभी क्या आ रहा है। सेव करते हैं, इसे रन करवाते हैं, तो देखो हेलो जीरो जीरो इंडेक्स पे आपका PHP आ चुका है। तो इस तरीके से हम वैल्यूज डालते हैं इसमें, एरे में। समझ में आया? ओके सर, एक एरे आ गया। कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी मैंने तुम्हें एरे बनाना बता दिया था, बता दिया था। यस, यस सर। हम्म। अब जैसे क्या है कि मेरे को एरे को लूप करवाना है। ठीक है ना, मतलब जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट आते हैं उन सबको मेरे को वन बाय वन प्रिंट करवाना है। तो कैसे करवाएंगे, देखो, स्ट्रिंग और एरे को जब भी आपको प्रिंट करवाना हो तो स्ट्रिंग की लेंथ और एरे की लेंथ के बेसिस पर ही हम प्रिंट करवा सकते हैं इसके सारे एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर एरे की लेंथ तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं जावा स्क्रिप्ट में, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है हमारे को किस में, जब हम PHP में यूज करते हैं। देखो, एरे मैंने क्रिएट कर लिया, यस, इज इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूँ JS PHP पाइथन एंड जावा। अब मुझे इसे लूप करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसकी लेंथ कैलकुलेट करूंगा। अब लेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है इसमें ऐसी कोई जो कि लेंथ को कैलकुलेट करे। ठीक है ना, हम डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट नहीं करते। तो मैं इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, एरे लेंथ इज इक्वल टू, हमारे पास एक काउंट फंक्शन होता है, काउंट। ठीक है ना, काउंट क्या करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर यस लेगा सर। आपके। डॉलर एरे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतनी तो लेंथ होगी। देखना अभी मैं प्रिंट करवा कर दिखाता हूँ, एको सेव करते हैं, इसे रन करवाता हूँ, तो देखो 4 आ रही है, पता चल गया हमें यस लेंथ सर। कितनी है। अब यस हम सर। फॉर लूप लगा लेते हैं, फॉर डॉलर आई इज इक्वल टू 0, और डॉलर आई को हमें कहाँ तक चलाना है, आई इज लेस देन, ये जो एरे की लेंथ है ना, एरे लेंथ सॉरी, डॉलर एर लेंथ, यहाँ तक चलाना है, और आई को प्लस प्लस करते रहो। ये यहाँ तक डाउट कोई कोई नहीं है। नो सर। अब हमें अगर प्रिंट करवाना है हर एक आइटम को या एलिमेंट को, तो एको करेंगे, अपने एरे को लेंगे, और जो इंडेक्स आ रहा है डॉलर आई उसे पास कर देंगे। ठीक है, यस सर। यहाँ पर लगा देते हैं BR एंड सेव किया, रन किया। देखो JS PHP पाइथन और जावा तुम्हारे पास प्रिंट होकर के आ गया। यस अब सर। मुझे मान लो कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनको मॉडिफाई करना है, मेरे को पाइथन की जगह कुछ और करना है, जावा की जगह कुछ और करना है। तो मैं क्या करूंगा, एरे, सबसे पहले इंडेक्स देखूंगा पाइथन में कौन सा है, 2 इंडेक्स है, पाइथन की जगह कर देते हैं HTML, जावा की जगह कर देते हैं CSS। अब एक्सेस करते हैं एरे को, सेव किया, इसे रन किया, तो देखो एरे में JS PHP HTML CSS आ रहा है, तो अपडेट हो गया, मॉडिफाई हो गया। अब अगर मान लो हमें डिलीट करना है एरे को, ये जो एरे है मेरा ये डिलीट हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लगाएंगे अनसेट। मैंने बताया था अनसेट को यूज करते हैं हम, जिसकी मदद से हम चीजों को डिलीट कर सकते हैं PHP में। मान लो डॉलर एरे लगा दिया मैंने, अब एक्सेस करते हैं प्रिंट आर के थ्रू, रन किया, देखो एक बार तो एक्सेस हो रहा है, दूसरी बार क्या दे रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल एरे। तो कि क्या हुआ, ये मेमोरी में से डिलीट हो गया, जिस वजह से पता ही नहीं है कि एरे नाम का कोई वेरिएबल है। क्लियर? यस सर। हाँ, अब देखो, अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर एरे की लेंथ को कैलकुलेट करना है तो हमारे पास काउंट नाम से जो फंक्शन है वो होना चाहिए।
मेथड जो बिल्ट इन है। ठीक है, हम फॉर ईच लूप के थ्रू अब एक एक एलिमेंट को कैसे प्रिंट करवाते हैं एरे के, वो भी दिखा देता हूं मैं तुम लोगों को। इसके लिए हम करते हैं डॉलर एरे हमने ले लिया है, अब हम फॉर ईच ले लेते हैं। वो ये तो मैंने कल दिखाया भी था। डॉलर एरे एस डॉलर की, या फिर वैल्यू दे सकते हो और एको करा दो। और अभी भी मैंने दिखाया था डॉलर की ब्रेक सेव करते हैं हम, सेव करते हैं और इसको रन करवाता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, JSPHP पाइथन जावा। ये हमारे पास क्या हुआ कि लूप जो था वो इटरेट होकर के आ रहा। अब अगर मान लो कि वाइल लूप के थ्रू इसे प्रिंट करवाना, तो कैसे करवाएंगे? थोड़ा लॉजिक लगाओ, बताओ मुझे वाइल लूप के थ्रू कैसे करवाएंगे। देखो वाइल लूप में सबसे पहले क्या होता है, हम इटरेशन लिखते हैं, मतलब इनिशियलाइजेशन करते हैं। जिस वेरिएबल के थ्रू प्रिंट करवाएंगे तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं, डॉलर आई इज इक्वल्स टू 0। अब हम वाइल लूप लेते हैं। वाइल लूप जब डॉलर आई है, अब हमें क्या करना है, इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो हम लेंथ कैसे कैलकुलेट कर देते हैं, डॉलर एर लेंथ इज इक्वल्स टू काउंट, और काउंट में डॉलर एर पास कर दिया। जो आई है वो लेसर हो डॉलर लेंथ से, और क्या होगा फिर, हमारा एको प्रिंट करने लग जाएगा। ठीक है, डॉट बी आर एंड इनफाइनाइट लूप से बचने के लिए आई प्लस प्लस इटरेशन को इंक्रीज कर। Yes, sir. सेव किया, रन किया, देखो ये एग्जीक्यूट हो रहा है। इसकी जगह HTML लिख देता हूँ, तब देखते क्या। ये देखो एग्जीक्यूट हुआ, तो मैं पता चल गया कि हम एरे को फॉर वाइल और फॉर ईच लूप के थ्रू किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एरे की कॉपी कैसे करते हैं। एरे की कॉपी करने के लिए जस्ट हमारे पास जो एरे है उसे बनाओ, एक वेरिएबल इनिशियलाइज करो, न्यू एरे इज इक्वल टू डॉलर एरे, बस पास कर दिया, इस तरीके से कॉपी होगी। अब अगर हम न्यू एरे में चेक करेंगे कि वैल्यू आई है कि नहीं, चेक कर लेते हैं, प्रिंट आर डॉलर न्यू एरे चेक करेंगे, तो हमारे पास एरे की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी आ चुकी हैं। ये देखो आ गई। तो इस तरह से हम Yes, sir. एरेज की कॉपी कर सकते हैं। और हम, तुमने ये भी देखा कि हम किस तरह से एरे की जो वो होती है लेंथ, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। यही काम एसोसिएटिव एरे में होता है। कैसे होता है मैं ये दिखा देता हूँ। एसोसिएटिव एरेज में तुम्हें पता है कि हम की और वैल्यू अपनी तरह से डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ पर एक वैल्यू बता देता हूँ, डॉलर एसोसिएटिव एरे। ठीक है, और यहाँ पर हम एसोसिएटिव एरेज की कुछ वैल्यू दे देते हैं। जैसे मैंने दे दिया नेम ये दो वैल्यू दे दी। अब मुझे इसे प्रिंट करवाना है, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे लेंथ को, इक्वल्स टू काउंट Count. ओ एरे लेंथ में एसोसिएटिव एरे। ठीक है, अभी हम एको करवाते हैं लेंथ को पहले, तो फिर यहाँ पे ले लेते हैं। ये तुमने देख लिया, दो आ गई हमारे पास। इसे प्रिंट करवाना है तो वही Yes, सिंपल। sir. कैसे प्रिंट करवाएंगे, फॉर लूप के थ्रू, फॉर डॉलर आई इज इक्वल्स टू 0, डॉलर आई इज लेस देन डॉलर एरे लेंथ, कॉमा डॉलर आई प्लस प्लस एको करवा देंगे डॉलर एसोसिएटिव एरे, और उसमें जो हमारा एर लेंथ आ रही है,
फिर लेंथ आ रही है डॉट, सेव करते हैं। अनडिफाइंड ऑफसेट 2। ओके, इधर काउंट नहीं लगेगा। एसोसिएटिव एरेज के लिए इधर एरे कीज लगता है। हाँ, ताकि ये क्या है, इसमें कीज है ना, इसमें इंडेक्स नहीं है ना, सॉरी मैं ये भूल गया था। इसमें की है, इसमें इंडेक्स नहीं है, जिस वजह से इसमें कीज लगेगी। समझ में आया? आ गया सर। नहीं आया? आ गया सर वैसे तो, अब लेकिन एक हम और बार बता हमारे दो पास सर। देखो की के बेसिस पे ये लूप रन करेगा। यहाँ पर हमें क्या है, यस सर। इंडेक्स कैलकुलेट नहीं करना, हमें की कैलकुलेट करनी है। एक और दो कीज है, देखना अभी अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊंगा एको, तो हमारे पास दो कीज आ जाएंगी। यहाँ पर रिफ्रेश किया, देखो 1 मिनट, ये लूप चलेगा इनफाइनाइट। तो इधर से हटा देते हैं, अभी सेव करते हैं। अनडिफाइंड एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, कुछ गलत किया है क्या मैंने? ओके, यहाँ से हटाओ। इस तरीके से आ रहा था। देखो यहाँ पर कीज रिटर्न होकर क्या गई है, नेम और एज। हमारे पास नेम और एज यस की के सर। बेसिस पर ही एक्सेस करेंगे। अब हम इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर ले दिया एरे की दे देते हैं, एरे की। अब की जितनी निकल के आई है उसी के बेसिस पे इसकी लेंथ निकल आएगी। एर लेंथ इज इक्वल टू काउंट, फंक्शन लगाया हमने, और डॉलर एर, ये पास कर दिया। इस तरीके से एक्सेस नहीं हो सकता था। अब इसमें क्या है, 0 और 1 का इंडेक्स बन गया ना, 0 और 1 का इंडेक्स बन गया, तो अब ये एक्सेस हो यस जाएगा। सर। और हम इधर दे देते हैं एसोसिएटिव एरे की जगह की एंड जितनी की हैं वो, और एरे की जो लेंथ डॉलर आई जो है यहाँ पर, वो रिफ्रेश किया, एको नहीं कराया मैंने, नेम और एज। तो ये तुम्हारे पास यहाँ पर तुमने देखा की आ चुकी है, लेकिन मुझे क्या है, वैल्यूज भी चाहिए। मेरे को वैल्यूज चाहिए थी लेकिन की नहीं चाहिए थी। तो मैं क्या करूंगा, मेरी की जो निकल के आई है उसको भी मैं एक एरे में और डाल दूंगा। किसमें? जो हमारा मेन एरे है, सर एसोसिएटिव एरे। सर हाँ, एक बार बताओ सर, आपने एरे लेंथ तक चलाया तो सर इसमें हम जैसे कि कोई चेंज कर रहे हैं तो पूरा ही तो चेंज होगा। मतलब मैं समझा नहीं। हाँ, ये पूरा यहाँ पर और सारी वैल्यूज डाल दी तब। हाँ नहीं सर, एरे लेंथ है जैसे कि, तो पूरा मतलब पूरा ही तो होगा, पूरा चलेगा लूप। तो इसमें जैसे जैसे कि रोहित की जगह कुछ और मतलब कर दो तो पूरा ही तो मतलब चेंज होगा सर, एज हाँ, भी पूरा चेंज चेंज होगी होगा। उसके साथ। नहीं, ये देखो जैसे तुमने हाँ लिख सर। दिया यहाँ पे प्राचुर। यस ठीक सर। है, अभी सेव करते हैं और इसे रन करवाता हूँ, तो देखो प्राचुक हो गया। हाँ सर। देखो इसमें इसका मैं पूरा मेथोडोलॉजी बता देता हूँ। हमने सबसे पहले एक एसोसिएटिव एरे बनाया, फिर देन हमने उसकी कीज को एक्सेस किया। कीज को एक्सेस कर लिया। यस देखो सर। एसोसिएटिव एरे को हम उसकी कीज के बेसिस पे ही तो एक्सेस करते हैं। जैसे अगर मुझे हाँ सर। प्राशो को एक्सेस करना था तो मैं एसोसिएटिव एरे के अंदर नेम पास करता, तब जाकर के प्राशो एक्सेस होता। तो मेरे को क्या है, यहाँ पर इंडेक्स तो दिया हुआ नहीं है, तो एरे कीज के बेसिस पे हम इसकी कीज को निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जो यस कीज सर। आई है हमारे पास वो एक इंडेक्स एरे होता है। उस इंडेक्स एरे के बेसिस पे हम उसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेते। तो मैंने एरे की लेंथ कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने क्या किया, एक फॉर लूप चलाया। कहां तक? एरे की लेंथ तक। एरे की लेंथ तक क्यों? क्योंकि उसमें जितनी नंबर ऑफ कीज है उतनी नंबर ऑफ एरे की लेंथ हो जाएगी, इस तरीके से। यस सर। क्लियर? अब क्या किया मैंने, यस। एसोसिएटिव एरे के अंदर जो हमारे पास एरे की था उससे तो ये निकल के आ रहा था ना, यस सर। जो एरे की था उससे तो ये आ रही है नेम और एज।
यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। चलो ठीक है। तो इस तरीके से हम एसोसिएटिव एरेज को लूप करवाते हैं। क्लियर हुआ? वैसे एसोसिएटिव एरेज को लूप करवाना तुम्हारे लिए फॉर यस ईच लूप सर। के थ्रू ज्यादा सिंपल रहेगा, तो फॉर ईच के थ्रू ही यूज करना। अब मान लो यस कि सर। अगर इसे वाइल लूप के थ्रू एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे? सेम प्रोसीजर है, सेम। बस कुछ नहीं करना, जो आई है उसे यहां पर लिख दो, जो वाइल है उसे यहां लिख दो, जो कंडीशन है डॉलर आई इज लेस देन डॉलर एरे लेंथ उसे यहां लिख दो, जो प्रिंट करवाना है उसे यहां लिख दो। हमारा एसोसिएटिव एरे है, उसके अंदर हमारी जो कीज हैं एरे की वो लिखनी है, और उसके अंदर जो हमारा कीज के बेसिस पे वो निकल के आ रहा है इंडेक्स वो लिख। यस सर। इटरेशन को प्लस करवा दो। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कि ऊपर से जा आ रहा है? रहा है सर, आ रहा है सर समझ। आ रहा है सर। सेव किया, रन किया, देखो प्राशु को और आ रहा है, पंकज लिख देते सर। और तुम चाहो तो कितनी भी वैल्यूज ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ऐड कर दिया, और पंकज की 127 बेवजह लिख दी मैंने। नेम टू, और कीज जो है ना, जितनी भी कीज ले रहे हो आप सेम मत यस ले सर। लेना, अलग अलग लेना। यस सर। यस सर। पंकज, पंकज को प्राशु। कितनी एज है भाई प्राशु तुम्हारी? 18 18 18। साल। साल यस सर। प्राशु की 18 साल नहीं है, ये डाउट वाली बात है। अरे सर 18 साल है मेरी, बर्थडे सर मेरा 3 तीन। नवंबर 2001 का है। अच्छा, यस सर। पंकज 21, प्राशुक 18। ठीक है। यस यस सर। सर। तो यस ये प्राशुक को पढ़ने की जल्दी थी मुझे लग रहा है, तभी प्राशुक ने जल्दी जल्दी एडमिशन ले लिया, यस सर। या प्राशुक ने 3-4 क्लासेस स्किप करी है? नहीं करी सर, एक भी नहीं करी। एक भी नहीं करी? नो सर। अच्छा, पंकज 21, प्राशुक 18, तो एक्सेस होकर के आ रहा हमारे पास। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप चाहो उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप डाल सकते हो। यस यस। सर। ठीक है। तो यही था थोड़ा यस बहुत सर। एरेज के बारे में, जो कि मैंने तुम लोगों को बता दिया। मान लो कि अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है इस वाले एरेज में, तो कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे? इनकी कीज के बेसिस पे हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं। जो नेम है उस वाली की में अब जो वैल्यू है क्या हो जाए, वो अब हो जानी चाहिए रोहित। ठीक है, अब प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट आर, अरे वैल्यू देखो रोहित हो गई इधर पंकज की जगह। तो इस तरीके से हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने एरेज का, क्योंकि सर। एसोसिएटिव एरेज बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, याद रखना। तो ये तो एरेज के बारे में था। अब हम फंक्शंस के बारे में देखते हैं। फंक्शन के बारे में तो तुम्हें पता होगा, एरे के बारे में इतना काफी है, और भी है तो सारी चीजें, लेकिन इतना तुम्हारे फॉर्म से रिलेटेड और एप्लीकेशन से रिलेटेड इतना ही वर्क करेगा। अब फंक्शंस को देखते हैं हम। फंक्शंस क्या होते हैं पीएचपी में? अरे फंक्शन पीएचपी हो चाहे जावास्क्रिप्ट हो, एक ही चीज होती है। यस बताओ, सर। चलो तुम आज तुम बता दो तुम फंक्शन क्या होता है। नहीं पता फंक्शन क्या होता है? अरे तुम अपना कहते हैं कोई भी, तुम अपनी कोई भी तरीका बता दो। तुम कहते हैं तुम अपने घर में कोई भी काम करते हो वो एक फंक्शन ही तो है एक तरीके से। वैसे चलो इसे छोड़ते हैं, एक मैं तुम्हें अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे तुम्हारे पास टीवी है, ठीक है, टीवी में तुम्हारा रिमोट होता है। अब तुम क्या यस करते सर। हो, चैनल चेंज करने के लिए एक कोई बटन प्रेस करते हो तो चैनल चेंज हो जाता है। आपको वॉल्यूम बढ़ानी है आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, वॉल्यूम म्यूट करनी है म्यूट कर सकते हो, टीवी को बंद करना है आप टीवी को बंद और चालू भी कर सकते हो। तो ये क्या है, ये उस रिमोट की फंक्शनलिटी है, और ये सारे बटन क्या है अपने अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। फंक्शन।
और ये क्या है, ये तभी परफॉर्म कर रहे हैं जब हम इन्हें कॉल करवा रहे हैं। मतलब जब तक आप बटन प्रेस नहीं करते हो तो क्या टीवी का चैनल चेंज हो जाता है? नहीं होता। आपने बटन को प्रेस यस किया, सर। उस बटन को प्रेस करने पर क्या था, आपका एक फंक्शन लगा था जो कि चैनल चेंज करता था। ठीक है, तो ये फंक्शंस होते हैं। ये तो लाइव एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल बताया। अब मैं प्रोग्रामिंग में बता देता हूँ। प्रोग्रामिंग में फंक्शंस क्या होते हैं, रियूजेबल कोड्स को इंक्रीज करने के लिए, मतलब हमारी कोड रियूजेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे कैसे कोड रियूजेबिलिटी बढ़ती है अभी मैं बताऊंगा। ओके। यस सर। बस ये जान लो कि हमारे कोड की जो हम्म। लाइंस होती हैं उसको लिखने, उसको उसको उसकी जो स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ नहीं, हमारे कोड की जितनी नंबर ऑफ लाइंस होती हैं उनको कम करने के लिए हम फंक्शंस का यूज करते हैं। यस सर। ठीक है। फंक्शंस बिल्कुल जावास्क्रिप्ट की तरह ही इसमें बनाया जाता है पीएचपी में। और एक टेक्निकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो फंक्शन को सब प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, जिसे टास्क को परफॉर्म करने के यस लिए सर। बनाया जाता है। दो तरह के फंक्शन होते हैं पीएचपी में, यूजर डिफाइंड और बिल्ट इन फंक्शन, जिन्हें हम प्री डिफाइंड फंक्शंस भी कहते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो कि तुम बनाओगे, उसकी फंक्शनलिटी तुम ही डिसाइड करोगे, और उसको कब कॉल कराना है, कैसे कॉल कराना है, उसमें क्या पैरामीटर पास करना है, तो वो सारी चीजें आप डिसाइड करते हो। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन में आप उतने ही पैरामीटर पास करते हो जितने उसमें डिफाइन किए गए हैं। दूसरी बात, प्री यस डिफाइंड सर। फंक्शंस को आप सिर्फ और सिर्फ कॉल करा करके एक्सेस कर सकते हो, यस आप सर। उसको चेंज नहीं कर सकते। उसकी जो फंक्शनलिटी है वो प्री डिफाइंड ही है। जैसे कि एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, आपके जो वेरिएबल की वैल्यू है उसे अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो वो क्या है, एक फंक्शन है जिसकी फंक्शनलिटी पहले से डिफाइंड है, जिसकी मदद से हम अपने स्ट्रिंग या करेक्टर्स को अपर केस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि फंक्शंस को हम यूज करते हैं किसके लिए, रियूजेबल कोड्स के लिए। तो कैसे रियूजेबल कोड्स होता है मैं बता देता हूँ। हम फंक्शन को पहले बनाते कैसे हैं ये मैं दिखा देता हूँ। फंक्शन को बनाने के लिए जस्ट वेरिएबल की तरह ही हम लिखते हैं, जैसे हम उसमें लिखते थे ना डॉलर ABCD वगैरह जो भी लिखते थे। तो उसी तरीके से हम फंक्शंस को पीएचपी में बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ डॉलर साइन यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह फंक्शन लिख देते हैं फंक्शन। अब फंक्शन का नेम, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे फंक्शन की बॉडी लिखी जाएगी। मैंने लिख दिया एको हेलो फंक्शन। हम इसे कॉल करा लेते हैं, फंक्शन नेम कॉल करा दिया, सेव किया, रन करवाते हैं तो देखो हेलो फंक्शन है तुम्हारे पास। समझ में आया? आया कि नहीं आया? यस सर। आया आया। यस सर आ गया। आ गया। अब मैं तुम्हें ये बता रहा था कि फंक्शन रियूजेबल कोड्स के लिए होते हैं। अब मान लो तुम्हें हेलो फंक्शन प्रिंट करवाना होता है, या फिर इसमें और भी सारा काफी चीजें लिखी होती, कोई लूप बना होता जो कि क्या है, तुम्हारे पास कोई लूप बना होता जो कि क्या है कि आपके नंबर्स को कुछ प्रिंट करवा रहा था, या फिर कुछ अलग चीजें, कुछ कुछ काम कर रहा था, कोई भी बड़ी थी, 3-4 लाइन की प्रोग्रामिंग थी। पर क्या है कि अब मैंने उसे फंक्शन में डाल दिया। अब फंक्शन में डालने के बाद मैं जो उसे कॉल कराऊंगा तो वो फंक्शनलिटी मेरे पास हर हर बार एक्सेस हो जाएगी। तो इससे क्या है कि मैं एक फंक्शन को एक बार कॉल कराऊं, चाहे मैं उसे कितनी भी बार कॉल कराऊं, मेरे को बार बार वो कोड नहीं लिखना पड़ेगा। मेरे को बार बार वो कोड नहीं लिखना पड़ेगा, और ये देखो मेरे पास हर बार फंक्शन से वो कोड एग्जीक्यूट होकर के आ रहा है। इसलिए इसे कहते हैं रियूजेबल कोड्स। मतलब कोड की हमारे जो हमारे कोड की लेंथ होती है उसे रिड्यूस करने के लिए फंक्शन इस तरह से यूज किया। समझ में आया? यस सर। यस। अब फंक्शन के पैरामीटर्स कैसे होते हैं। फंक्शन के पैरामीटर्स हम जस्ट यहाँ पर पास करते हैं, और यहाँ पर जो पास करते हैं वो आर्ग्यूमेंट। मैं यहाँ पर देता हूँ दो पैरामीटर, डॉलर num1 कॉमा डॉलर num2, ये दे दिया। अब मुझे इन दोनों का टोटल देखना है, तो डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू डॉलर num1 प्लस डॉलर num2, ये दे दिया मैंने। ठीक है, इसे एको करा देते हैं।
अब फंक्शन में पैरामीटर कैसे पास करेंगे, मैं यहाँ पर फंक्शन नेम दूंगा और इसमें दे दूंगा 2,3। सेव करते हैं, फिर रन करवाते हैं तो तुम्हारे पास 5 आने लग गया। यस सर। ठीक है, एको हटा यस करके हम सर। यहाँ पर एक चीज और करवा सकते हैं, रिटर्न। सेव किया तो यहाँ पर करवाया तो हमारे पास अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने कुछ भी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगा रखी है। अब मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लगा दी तो हमारे पास 5 आ जाएगा। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, फंक्शन को रिटर्न करता है कोई भी वैल्यू, कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हो तुम। समझ में आया? आ गया सर। अब जैसे डायनेमिक फंक्शंस बनाने हैं, डायनेमिक फंक्शंस कैसे बनाते हैं पीएचपी में, सिंपल फंक्शन लो, यहाँ पर दे दिया मैंने नेम, या फिर ये ले लिया एको 1 2 3। यहाँ पर मैंने लिया 1 3 4 3। तो अब हर किसी की अलग अलग वैल्यू आएगी, देखना। ब्रेक और लगा देते हैं। तुमने देखा ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई मेरे पास। तो ये क्या है, डायनेमिक फंक्शन है जिसकी हम वैल्यूज डायनेमिकली बदल सकते हैं। यस सर। अब हमारे पास क्या आता है फंक्शन में, फंक्शन में कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यूज तो तुमने पढ़ा होगा, कॉल पढ़ा है बाय कि नहीं रेफरेंस, पढ़ा है? कॉल बाय वैल्यू। यस सर, पढ़ा है। पढ़ा है ना। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, अब बताओ ना, तुमने पढ़ा है तो। सर यू डायरेक्ट वैल्यू ले, सर डायरेक्ट यूजर से वैल्यू लेते हैं। डायरेक्ट यूजर से वैल्यू लेते हैं, ये क्या है? ये तो कॉल बाय वैल्यू हो गया सर। ये जो तुम अभी कर रहे हो ये कॉल बाय वैल्यू का ही तो एग्जांपल है। हाँ सर, कॉल बाय वैल्यू। हाँ, कॉल बाय वो क्या होता है? उसमें सर पैरामीटर्स आ जाते हैं अंदर साइड। पैरामीटर्स नहीं आ जाते हैं। कॉल बाय रेफरेंस, यहाँ पे साफ नाम हो रहा है कॉल बाय रेफरेंस, एक रेफरेंस के थ्रू फंक्शन को कॉल करवाओ। ठीक है, और कॉल बाय वैल्यूज में क्या होता है, एक वैल्यूज के थ्रू फंक्शन को कॉल करवाओ। वैल्यू को। तो सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल क्या चीज हो सकती है? आप यस सर। एक रेफरेंस पास करो और उसके थ्रू कॉल करवा दो। सिंपल, देखो मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को कैसे कैसे वर्क करेगा ये। जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पर फंक्शन ले लिया एक, प्रिंट नेम। ठीक है, अब डॉलर STR ले लिया मैंने, एक स्ट्रिंग या फिर नेम जो भी मैं इस पर पास करूंगा। मैंने उसको एको करवा दिया STR को। अब मैं यहाँ पर एक रेफरेंस बनाता हूँ जिसे मैं पास करूंगा इसके अंदर। मैंने रेफरेंस बनाया $STR, या फिर डॉलर नेम ले लो, डॉलर नेम इज इक्वल टू रोहित नाम से मैंने बना दिया। अब मैंने अपने फंक्शन को कॉल करवाया, एंड प्रिंट नेम, और यहाँ पर डॉलर नेम पास कर। क्लियर? अभी चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, यहाँ पर रोहित आने लगा। समझ में आया? यस सर। यस वैसे सर। क्या होता है कि हम जब भी पीएचपी में रेफरेंस पास करते हैं तो यहाँ पर एक एम्परसेंड साइन लगा देते हैं। ठीक है, एम्परसेंड सर क्या होता आपकी है, ये आवाज पता चली गई। चलता है इससे कि आपके पास जो वेरिएबल से वैल्यू आ रही है वो किसी रेफरेंस के थ्रू आ रही है। ठीक है, अब मान लो कि एक नंबर मैं बना देता हूँ जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से। कैसे बनाएंगे, इसके लिए यहाँ पर जस्ट क्या है कि इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन, और मल्टीप्लाई नाम से दे देता हूँ। हम लगाते हैं एम्परसेंड डॉलर, नंबर ले लेते हैं, और ये जो नंबर है ये मल्टीप्लाई हो रहा हो खुद से। डॉलर जो हमारा नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से। हम इसको प्रिंट करवा देते हैं और हम चेक करते हैं माइनम। मतलब अब मैं एक वैल्यू को बना लेता हूँ, नंबर 2
इक्वल्स टू, मैं देता हूँ इधर 10। अब मैं फंक्शन को कॉल करवाता हूँ मल्टीप्लाई, और यहाँ पर इसे कॉल इसे पास कर देता हूँ नम। सेव करते हैं, इसे रन करवाते हैं तो 100 आ रहा है। तो ऐसे मैं एक बार बताऊँ, रिटर्न करवाऊँ, रिटर्न। अभी हम M% हटा करके चेक करते हैं, देखो रिफ्रेश किया 100 आ गया। तो समझ में आया कि किस तरीके से वर्क करता है कॉल बाय रेफरेंस, मतलब एक सर रेफरेंस इसको वेरिएबल। रिपीट सर, क्या कह रहे हो? सर इसको थोड़ा रिपीट कर दो एक बार। देखो, कॉल बाय वैल्यू में क्या था, आप फंक्शन को जब कॉल कराते थे तो उसमें डायरेक्ट क्या कर देते थे, वैल्यूज को पास कर देते थे। यस सर। लेकिन यस कॉल सर। बाय रेफरेंस में क्या होता है कि आप एक रेफरेंस में वैल्यूज स्टोर करवाते हो और उस रेफरेंस को पास करते हो अपने फंक्शन में। बस ये डिफरेंस है। स्टोर करा के किसी रेफरेंस के थ्रू, किसी को रेफरेंस कॉल वेरिएबल के कराते थ्रू, हैं सर। हाँ किसी रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम पास कर देते हैं। यस समझ में सर। आया? बस याद रखो यस कि सर। रेफरेंस वेरिएबल, जब भी आप कॉल बाय रेफरेंस को वर्क के साथ वर्क करो पीएचपी में, तो M% लगा देना अपने वेरिएबल से पहले। इससे ये डिनोट होता है कि आपका जो फंक्शन है, जो आप फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करते हो, और वो अगर रेफरेंस्ड पैरामीटर है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा M% से कि ये एक रेफरेंस्ड पैरामीटर है। समझ में आया? यस सर आ गया। एक और यस चीज सर। होती है, एक और चीज होती है डिफॉल्ट आर्गुमेंट वैल्यूज पीएचपी में। फंक्शन का डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है? डिफॉल्ट आर्गुमेंट में क्या होता है कि हम एक वैल्यू पास कर देते हैं जब हम पैरामीटर को डिक्लेयर करते हैं। कैसे? देखो मैं दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर फंक्शन ले लेता हूँ, एक फंक्शन डिफॉल्ट आर्गुमेंट, और मैंने यहाँ पर दे दिया नेम रो। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करवा देते हैं, एको यस सर। हेलो डॉलर नेम। ये ले लिया। इसमें एक काम करते हैं, ब्रेक और लगा लेते हैं। अब हम फंक्शन को कॉल कराते हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। फंक्शन को सबसे पहले हमने दे दिया पंकज। अब हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को एक काम और करते हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के थ्रू एक और चीज कॉल करा देते हैं, प्राशु। सेव करते हैं, इसे रन करवाते हैं। तो देखो, हेलो पंकज हेलो प्राशु, दो आ रही वैल्यूज, लेकिन ये रोहित क्यों नहीं आई? देखो, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का केस क्या होता है मैं बताता हूँ। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के केस में अगर आपका मन यहाँ नहीं कर रहा है वैल्यूज पास करने का, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भी पास कर सकते हो वैल्यूज को। ठीक है, और इस केस में अगर आप फंक्शन को सिंपल इस तरीके से लिख दोगे, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इस तरीके से, तो आपकी ये वाली जो वैल्यू है ये आ जाएगी। समझ में आया? यस सर। डिफॉल्ट यस आर्ग्यूमेंट सर। इस तरीके से वर्क करता है। पर एक बात याद रखना, जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हो वो हमेशा लास्ट होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मान लो ये एफ नेम ये दे दिया, और डॉलर एल नेम में कुछ नहीं दिया। यहाँ पर मैं कुछ भी ABCD पास कर देता हूँ, ABCD कुछ भी, यहाँ पर कुछ भी पास कर देते हैं, हेलो। सेव करवाते और रन करवाऊंगा तो यहाँ पर दे देगा अनडिफाइंड वेरिएबल नेम, सॉरी अनडिफाइंड वेरिएबल एफ नेम, हेलो पंकज हेलो प्लस। देखो इसमें दे दिया ना, अनकोड आर्गुमेंट काउंट एरर, टू फ्यू आर्गुमेंट टू फंक्शन डिफॉल्ट जीरो पास्ट। इस तरीके से एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा जब भी आर्गुमेंट्स को कॉल करवाना है, एक काम और करते हैं, मैंने यहाँ पर अभी एक्सेस करते हैं। सर हेलो पंकज क्यों आया? क्या हेलो पंकज? एफ नेम ही तो प्रिंट करवाया मैंने। अच्छा हाँ सर ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हें क्या करना है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट का मैं केस बता, एक पहले तुम्हें बता देता हूँ कि इसमें क्या नहीं करना है। आप जितने भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट लोगे वो आप उन पैरामीटर्स के बाद ही लोगे। जैसे ये पैरामीटर था, इसमें तुमने कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवाई, तो ऐसे नहीं चलेगा। ये पहले आ सकता है, ये बाद में आ सकता है, लेकिन ये बाद में, ये
ये पहले नहीं आ सकता इसके बाद। मतलब आपके जितने भी इस तरीके से वेरिएबल हैं जो कि असाइंड नहीं है, उनको आप बाद में नहीं लिख सकते, उसको आपको सबसे पहले ही लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने दे दिया $L नेम, इस तरीके से आप लिख सकते हो वैलिड है ये मैंने अब रिफ्रेश किया तो ये एरर हट जाएगी। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे वेरिएबल जो कि आपने कोई वैल्यू पास नहीं करी, जिनमें डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का यूज नहीं किया, उनको आप बाद में नहीं लिख सकते। इसके बाद आपके जितने भी आएंगे अब वो सारे के सारे क्या होंगे, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होंगे। कैसे, मैंने यहाँ पर इसे हटा दिया ऐप नेम को और कॉमा लगा करके $L नेम ले लिया और उसमें पास कर दिया सिंह। ठीक है, अभी मैं एक्सेस करूंगा तो एक्सेस हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? बताओ। यस सर। आया? सही यस सर। कि एक बार और बताऊं? आ गया ना? बता दो सर। एक बता दो फिर, वो कह रहा है। चलो ठीक है, देखो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के केस में क्या होता है कि जब भी आप आर्ग्यूमेंट लेते हो, ठीक है, जब भी आप पैरामीटर असाइन करते हो फंक्शन के इधर पैरेंथेसिस में, तो आप तभी यस सर वैल्यूज भी असाइन कर देते हो उस पैरामीटर के साथ। तो इसी प्रोसीजर को या फिर इसी फंक्शन को, फंक्शनैलिटी को हम कहते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, जहां पर हम पैरामीटर के बाय डिफॉल्ट वैल्यूज पास कर देते हैं। ये बाय डिफॉल्ट वैल्यूज क्या करती है, अगर अभी तक आप यहां पर पास कर रहे थे लेकिन आपको यहां पास नहीं करनी, मैं यहां पर चाहता हूं डायरेक्ट, तो हम इसलिए डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को यहां पे यूज कर सकते हैं। क्लियर? यस यस सर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बारे में मैं एक और बात बता देता हूं। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के केस में आप जितने भी पैरामीटर्स लोगे वो सारे के सारे, अगर आपने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने एक बार डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ले लिया और उसके बाद क्या किया, इस तरीके से पैरामीटर को छोड़ दिया इस तरीके से, तो ऐसे अलाउड नहीं होता। हमेशा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को आप जब भी यूज करोगे अपने फंक्शंस में, तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बाद जितने भी पैरामीटर आप यूज करोगे उन सब में डिफॉल्ट वैल्यूज कोई ना कोई पास करनी पड़ेगी। आप उसे इस तरीके से खाली नहीं छोड़ सकते हो, अदरवाइज एरर आ जाएगी। आप इसे पहले भले यूज कर सकते हो। डॉलर लैंग्वेज अगर मैंने यहाँ पर दे दिया, तो सॉरी एल नेम सॉरी एल नेम मैंने यहाँ पर दे दिया तो इट्स ओके, ये वर्क कर जाएगा। एक मिनट, अभी क्या दे रहा है एरर? ओ एल नेम, ये हटाना पड़ेगा मेरे को यहाँ से। अनकोट आर्गुमेंट एरर अभी कहाँ से आ गई है? हेलो ABCD, हेलो हेलो एफ नेम, अच्छा ये आ रही है। देखो तुमने ये तो कर लिया इस तरीके से, मतलब इस तरीके से चल जाएगा कि आपने पहली वैल्यू अनअसाइंड दे दी, उसके बाद आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट का यूज कर सकते हो। लेकिन आप ये जो अनअसाइंड पैरामीटर ले रहे हो, इसे बाद में नहीं ले सकते डिफॉल्ट आर्गुमेंट के। यहाँ पर अगर मैंने दे दिया और अब इसे रिफ्रेश करते हैं तो इसमें एरर आ जाएगी, अनकॉट आर्गुमेंट काउंट एरर। ठीक है, यस समझ में सर, आया? आ गया सर। तरीके से एरर आ जाएगी। एक मिनट और देखूं मैं, एरर एरर नहीं आ रही, ये जावास्क्रिप्ट में आती है। ये जावास्क्रिप्ट में आती है सर। डिफॉल्ट आर्गुमेंट के बाद आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट में नहीं ले सकते, ये जावास्क्रिप्ट की एरर होती है। PHP में ऐसे एरर नहीं आती सर है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट का ज्यादा यूज होता है क्या? नहीं होता, यूज नहीं होता ज्यादा, पर मैं एक फंक्शनैलिटी हो रही है ये मैं बता देता हूँ। यस सर। बस ये जान, डिफॉल्ट आर्गुमेंट में बस इतनी चीज सिंपल याद रखो कि हम जब पैरामीटर डिसाइड करते हैं फंक्शन में, तभी हम उसकी वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं।
Yes, ठीक है, sir. हम उसकी वैल्यू को पहले ऐसे Yes, sir. असाइन नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी हम दे सकते हैं। समझ में आ गया? यस सर, यस। Yes, sir. ये बस जान लो। रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है। कुछ भी वैल्यूज अगर फंक्शन को रिटर्न करवानी हो तो हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज रिटर्न करते हैं। बाय स्टेटमेंट, डिफॉल्ट जो फंक्शन होता है वो क्या रिटर्न करता है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, यस सर। इसके बारे में बताने की जरूरत है? नो सर। अच्छा, एक काम करते हैं, एक रिटर्न का भी ले ही लेते हैं एग्जाम्पल। एक मैं सोच रहा हूँ कि मैं देख दूँ फंक्शन एबीसी डॉलर वेल वन और डॉलर वेल टू, दो वैल्यू ले ली हमने। डॉलर एड इक्वल्स टू डॉलर वेल वन प्लस डॉलर वेल टू, ये पास कर दिया एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। डॉलर वेल वन इंटू डॉलर वेल। अब हम सब्सट्रैक्शन डिवीजन दे देते हैं। डिवीजन के लिए क्या करेंगे? अब हमें रिजल्ट चाहिए, मैंने दे दिया रिजल्ट। एरे में स्टोर करवा लिया इसको, हमारे पास जो भी ऐड आ रहा था, डॉलर ऐड कॉमा मल्टीप्लाई कॉमा डॉलर डिवीजन कॉमा डॉलर सब्सट्रैक्शन, और इसे रिटर्न करा देंगे। रिटर्न चाहूँ तो मैं इसे एको भी करवा सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो इसे वो भी करवा सकता हूँ। अब हमारे पास ये क्या रिटर्न कर रहा है? ये जो एरे रिटर्न कर रहा है, और एरे को किस में ले सकते हैं? प्रिंट आर में। प्रिंट आर, एबीसी को कॉल करवाया और इसमें क्या दे दिया? 80, 20। सेव करते हैं, इधर इसे रन करवाते हैं, तो देखो अनडिफाइंड वेरिएबल 4, मैंने कौन सा वेरिएबल दे दिया? ओके, यहाँ पर डबल डॉलर लग गया। 0 पे क्या है? 100। 80 + 20 100। उसके बाद क्या है? 1600। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे 1600 आ जाएगा। उसके बाद क्या है? डिवीजन। डिवीजन में किया 4 आया हमारे पास, और सब्सट्रैक्शन में क्या किया? हमारे पास 60 आया। तो हमारे पास एक एरे आ रहा, तुम लोगों ने देखा। समझ में आया तुम लोगों को? तो यही इस तरीके से यस ही हम सर। रिटर्न करवा सकते हैं वैल्यूज को। हम एक, और याद रखना, जितने भी फंक्शंस होते हैं सब में एक ही रिटर्न स्टेटमेंट होती है, आप मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट का यूज नहीं करते। सर सर हाँ, आपने ये जैसे कि जो प्रिंट आर दिया है, ये एस रिजल्ट से पहले ही ले लें तो? किससे? सर ये रिजल्ट लिखा है ना आपने, उससे हाँ हाँ, प्रिंट आर पहले ही ले लें तो? यहाँ पर लिया तो भी मैंने तो प्रिंट आएगा। आर। यस और सर। तुम चाहते हो, तुम इसे कहाँ लेना चाहते हो? सर ये Return के ऊपर. रिटर्न से पहले यहाँ पर, रिजल्ट में लिख रहा Yes, है ना, sir. रिजल्ट इसका यहाँ रिटर्न पर, के ऊपर सर। यहाँ हाँ पर, सर, इससे भी पहले ले लें। यहाँ पर। हाँ सर। तो तुम प्रिंट आर को देखो, मैंने अभी पता है प्रिंट आर क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर मैंने ये जो जितनी भी वैल्यूज थी उन सबको एक एरे में स्टोर करवाया। अच्छा सर, हाँ तो एरे जो था सर। वो रिजल्ट में स्टोर हो गया। ठीक है। हाँ सर, और हाँ। जो रिटर्न होकर के आया हमारे पास, क्या रिटर्न होकर के आया? एक एरे रिटर्न होकर के आया फंक्शन से। तो एरे को हमेशा प्रिंट करवाने के लिए हम क्या यूज करते थे? प्रिंट आर। तो वही मैंने प्रिंट आर। प्रिंट आर यूज किया। समझ में अच्छा आया? सर, हाँ आपने एरे में स्टोर करा दिया, ये नहीं हम्म, लिखा था। यस सर। समझ में आया? आ गया सर। Yes, sir. तो चलो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी अब ओके हम सर। कल Yes, sir. पढ़ेंगे। Okay, sir. ओके ओके सर। Thank you, थैंक sir. यू सर। ओके Okay. Thank you, sir. ओके ओके।